Hello everyone, I am Roshan Kumar, your zoology faculty, and today we are going to start a new chapter, body fluid and circulation. Body fluid and circulation. This chapter is important for NEET as in recent years approx 2 to 3 questions are being asked from this chapter. Okay. This chapter consists of two parts. The first one is body fluid and the next one is circulation. So let's introduce body fluid firstly. Body fluid. Body fluid is medium of transport of substances in higher organisms और हायर एनिमल्स. क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हायर एनिमल्स में ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें जो सब गैसेस का और सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, उनका जो एक्सचेंज होता है वो थ्रू आउट दी बॉडी सरफेस हो जाता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल से अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनने के बाद अब बॉडी कॉम्प्लेक्स हो चुका था और कॉम्प्लेक्स बॉडी होने के कारण अब जनरल बॉडी सरफेस से जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. ओके. अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में, एडल्ट ह्यूमन में जो है लगभग कितना परसेंटेज होता है वाटर का. ठीक. तो इन एडल्ट अप्रॉक्स 60% ऑफ बॉडी वेट इज वाटर. दूसरा हम देखें, क्योंकि 60% बॉडी वेट केवल पानी है. अब डिफरेंट पर्सन्स, अगर एक पतला और लीन एंड थिन पर्सन है और एक फैट पर्सन है, अब जो फैट पर्सन है उसमें फैट का अमाउंट ज्यादा होगा और फैट का अमाउंट रिलेटेड है किससे? बॉडी फ्लूइड से, वाटर के परसेंटेज से. अगर कैसे रिलेटेड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो फैट परसेंटेज इन बॉडी is directly proportional to 1 by water percentage in body. 1 by water percentage in body. अब चलिए इसके बाद अब थोड़ा सा बात करते हैं इस बॉडी फ्लूइड के टाइप्स पे. ये कहां प्रेजेंट है? विद इन द सेल प्रेजेंट है और आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है. इसके बेसिस पे बॉडी फ्लूइड दो टाइप्स के हो सकते हैं. कौन कौन? द फर्स्ट वन इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. द फर्स्ट वन इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड and the next one is extracellular fluid. Extracellular fluid. क्लियर? ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है इसका कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है. तो सिमिलर mineral composition in all living organisms. अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी कहने का मतलब आइदर इट में भी प्रोकैरियोट और इट में भी यूकैरियोट, सब में इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मिनरल कंपोजिशन लगभग सेम होता है. और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में अगर हम सोडियम और पोटेशियम का बात करते हैं तो हायर होता है कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन का एंड प्रोटीन का.
बिकॉज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल। और लोअर कंसेंट्रेशन होगा सोडियम आयन का। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को देखते हैं तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं। अब इन सबका मिनरल कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना है ना। और इसके कई सारे टाइप्स इनके लोकेशन के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे क्या, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मे बी टिश्यू फ्लूइड। और यही टिश्यू फ्लूइड अगर लिम्फ वेसल में चला गया है देन इसे हम कहते हैं लिम्फ। अगेन हम बात करें अगर ये हमारे हार्ट के पेरिकार्डियम में प्रेजेंट है सो वहां इसका नाम हो जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वैसे ही अगर आइज में जो ह्यूमर प्रेजेंट होते हैं एक्वस और विट्रस, इनमें भी क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होते हैं। ये भी एक बॉडी फ्लूइड का एग्जांपल है और वहां इसे हम कहते हैं ऑक्यूलर फ्लूइड। ऐसे ही लंग्स के अराउंड, लंग्स में हम इसे क्या कहते हैं, लंग्स में हम इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, है ना। ऐसे ही और भी कई सारे एग्जांपल्स इसके हैं। अब यहां पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हम देखें तो हमेशा क्या ज्यादा होगा, हमेशा इसमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हायर सोडियम आयन कंसंट्रेशन एंड हियर लोअर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। ओके, सो ये हमारा रहा बॉडी फ्लूइड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पे या सर्कुलेशन पे। तो अगर हम देखें हायर ऑर्गेनिज्म में तो सर्कुलेशन दो टाइप के हो सकते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन दो टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, it may be open or closed type. Circulatory system may be open circulatory system, open type or closed type. Okay, so let's see कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप में डिफरेंसेस क्या क्या है। ओपन और क्लोज टाइप में अगर हम डिफरेंसेस का बात करते हैं तो ओपन टाइप में जो है कैपिलरी एब्सेंट होता है। पूरा का पूरा जो बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं दे आर बाथेड इन दी ब्लड। इसके बारे में हम लोग एनिमल किंगडम और दूसरे चैप्टर्स में पहले पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम में भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, सो इनमें कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मेनली अभी यहां हम पढ़ते हैं। सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा, मोस्ट ऑफ द मोलस्का, ऑल मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोड, मोस्ट मोलस्का, देन इकाइनोडर्माटा, next hemichordata, and urochordata ओके। सो इन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट मींस यहां कैपिलरी एब्सेंट होगा, यहां कैपिलरी एब्सेंट होता है। ठीक, यहां क्लोज टाइप में हम बात करें एग्जांपल का, पहले क्लोज टाइप क्या है। क्लोज टाइप उस सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं और थ्रू ए सीरीज ऑफ वेरियस डायमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लोज इनसाइड इट। कंप्लीट ब्लड जो है वो कभी लीक आउट करके टिश्यू फ्लूइड में नहीं आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आता है।
ब्लड के सर्टेन कंपोनेंट्स टिश्यू फ्लूइड में फॉर्म करते हैं और इंटरस्टिशियल टिश्यू अराउंड टिश्यू जो स्पेसेस होते हैं उनमें आते हैं लीक होकर। ओके, सो क्लोजर टाइप कहां देखने को मिलता है? तो इसके एग्जांपल्स हैं एनेलिडा, सिफेलोपोड मोलस्का, सिफेलोपोड मोलस्का, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा। ओके, चलिए, तो यहां हम थोड़ा बात कर लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। ओके, अब ह्यूमंस में अगर हम बॉडी फ्लूइड का बात करें, ठीक, तो मेजरली ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। मेनली जो बॉडी फ्लूइड है उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड mainly includes the first one is blood and the next one is plasma. Okay, other types of body fluids are also present, but mainly we will say the first one is blood and the next one is plasma. So first we are dealing with blood. Blood is a type of connective tissue. And which type of connective tissue? It is fluid connective tissue in which fibers are absent. Blood is a type of connective tissue in which fibers are absent. Fibers क्या होंगे यहां? Absent होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ब्लड के मैट्रिक्स होते हैं बाकी के कनेक्टिव टिश्यूज के जैसे ब्लड के मैट्रिक्स जो है इनके से कंपोनेंट सेल्स के द्वारा सीक्रेट नहीं किया जाता है। इसके मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं और जिसका मेजर परसेंटेज होता है वाटर और वो कई सारे सोर्सेस से ब्लड में इंटर करता है। ओके, सो इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट इज ब्लड प्लाज्मा, and not secreted by, it is not secreted by the component cell, it is not secreted by the component cell. Okay, अब चलिए नेक्स्ट, अब हम फिर से आगे बात करते हैं। आगे अब क्या कहा जा रहा है कि जो ये ब्लड है ये हमारे बॉडी का सबसे सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो इसे हम कह सकते हैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ओके, चलिए अब ब्लड वेसल में हम देखें तो ये आर्टरी में भी फ्लो करेगा और ये वेन में भी फ्लो करेगा। पीएच का अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज में जो ब्लड है उसका पीएच हायर साइड पे होता है, यानी कि स्लाइटली मोर बेसिक। और ये अगर हम बात करते हैं वेन में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर एंड फॉर अदर रीजंस आल्सो वी विल स्टडी इट लेटर कि यहां पे क्या होता है ब्लड पीएच लोअर साइड पे होता है। सो ब्लड पीएच इज इन आर्टरी is more than blood pH in vein. Okay, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में
दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन? सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा, सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा, और द नेक्स्ट वन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, अब ये देखिए, ब्लड प्लाज्मा जो है ब्लड का फ्लूइड पार्ट, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, और टोटल ब्लड का ये कितना होता है ब्लड प्लाज्मा, तो हम बात करेंगे कि टोटल ब्लड का ये 55% होता है। वहीं फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बात करें तो ये क्या है, ब्लड का सॉलिड पार्ट होगा, और परसेंटेज वाइज बात करें तो बचे हुए जो 45% है वो कौन फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके टाइप्स को अगर हम देखें तो ये फर्दर 3 टाइप्स के होंगे। आरबीसीज, जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और नेक्स्ट वन प्लेटलेट्स, और इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग पहले ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम ब्लड प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्लाज्मा, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, जो इसके कंपोनेंट सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड नहीं होता है। इसके बाद इसके कलर का बात करें, ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ये कैसा होगा, स्ट्रॉ कलर्ड, इट मीन्स पेल येलो, स्ट्रॉ कलर्ड। एंड ये कैसा फ्लूइड है, विस्कस। विस्कस मीन्स विस्कोसिटी बढ़ता है तो किसी भी फ्लूइड का थिकनेस बढ़ता है ना, उसका मोबिलिटी का जो कैपेसिटी होता है वो घटता है, विस्कस फ्लूइड। ओके, अब इसके प्लाज्मा के कंपोनेंट्स का अगर हम बात करेंगे तो मेजरली प्लाज्मा के कंपोनेंट्स जो हैं उनमें सबसे पहला और मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट है वाटर। मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट जो है इसमें, ये क्या है, वाटर। ये कितना है, अप्रॉक्स 92% जो है टोटल प्लाज्मा का, वो क्या है, वाटर है। दूसरा हम बात कर रहे हैं तो इसमें सेकेंड मोस्ट एबंडेंट जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स कितना होता है यहां, तो प्रोटीन्स यहां होगा 6 to 8%। ओके, अब ब्लड में के प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनमें 3 सबसे मेजर प्रोटीन है। ठीक, इनमें इन प्रोटीन्स में जो सबसे पहला प्रोटीन है वो क्या है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। कौन कौन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। देखेंगे अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है कि ये मेनली लिपिड और लिपिड सॉल्युबल विटामिन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये मेनली लिपिड और लिपिड सॉल्युबल विटामिन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड lipid soluble
मोस्ट एबंडेंट ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, दैट इज गामा ग्लोब्यूलिन। और ये किस में इन्वॉल्व होता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में, है ना? किस में इन्वॉल्व होगा? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। कैसे इन्वॉल्व है भाई डिफेंस में, ये देखना है हमें। तो ये जो है इन्वॉल्व है बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ओके, इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज। क्लियर? अब चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। जो थर्ड टाइप का कंपोनेंट है प्लाज्मा का, वो है आयंस। कौन कौन से? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, etc। ओके, इसके बाद और हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे प्रेजेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहां क्या प्रेजेंट होगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स। लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है? चलिए अब यहां हम बात कर लेते हैं। यहीं पे एक बात और ध्यान देने का है, क्या कि अगर इस प्लाज्मा में से हम इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो क्या बचता है ना? इस प्लाज्मा से अगर हम इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो क्या बचेगा? सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। बचा क्या? जो बच गया उसे कहते हैं सीरम। जो बच गया इसे कहते हैं सीरम। ओके, चलिए ये अच्छा, हाँ, इसे कहते हैं हम सीरम। ठीक है? अब एक और चीज यहां प्रेजेंट है। ये सारा तो इसका कंपोनेंट है। प्लाज्मा का काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन। तो मेनली यहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, ये सब ट्रांजिट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना? न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ट्रांजिट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो भी ट्रांजिट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, O2 एंड CO2। मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं वो भी ट्रांजिट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना? मेटाबॉलिक वेस्ट्स etc present in transit form, in transit का मतलब क्या है? इन ट्रांजिट का मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहीं से बना, इसे ब्लड में लोड किया गया और ये किसी अपने टारगेट साइट तक या पार्टिकुलर ऑर्गन तक इसे जाके वहां रिलीज कर देगा। ओके, सो ट्रांजिट का मतलब यही होता है। यहां हमारा कंप्लीट होता है ब्लड प्लाज्मा। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो अगला पार्ट है प्लाज्मा के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। ठीक है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम बात कर चुके हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एबंडेंसी का अगर हम बात करते हैं, ऑर्डर देखते हैं तो क्या होगा? एबंडेंसी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट एबंडेंट है आरबीसीज।
RBCs, then platelets, and लिस्ट एबंडेंट कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट है? तो लिस्ट एबंडेंट है WBCs। नंबर के बेसिस पे बात करें तो RBCs का नंबर होता है अप्रॉक्स 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। वहीं प्लेटलेट का बात करें तो 1.5 to 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक। WBC का बात करें तो ये 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ठीक, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ओके, चलिए अब ये हो गया एबंडेंसी का ऑर्डर। अगर ब्लड में हम बात करें कि आरबीसी और WBC का रेशियो क्या है ना, तो देख रहे हैं कि जहां ये 4.5 to 5.5 मिलियन है, वहां ये केवल 6000 to 8000 है। इस रेशियो से अगर हम देखें तो आरबीसी और WBC का रेशियो क्या हो जाएगा? आरबीसी इज टू WBC इज टू आरबीसी का रेशियो क्या होगा? अगर एक WBC है तो उसके लिए लगभग कितने आरबीसी होंगे? 600 आरबीसी होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एबंडेंसी का ऑर्डर। ठीक है, अब चलिए हम ब्लड सेल्स का, तो WBC और आरबीसी का ये अगर हम देखेंगे रेशियो तो ये कितना है? 1:600 का। ठीक, वहीं अब ह्यूमन के लाइफ साइकिल के दौरान हम फीटल स्टेज से लेकर एम्ब्रियोनिक से लेकर एडल्ट तक का बात करें तो अलग अलग जगहों पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इसका फॉर्मेशन का अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन का, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है? कहां पे फॉर्म होता है ब्लड के का सेल्स? सो ये होता है यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल स्टेज में। फीटल स्टेज में कहां पे फॉर्मेशन होगा? फीटल स्टेज में फॉर्मेशन कहां होता है? तो फीटल स्टेज में फॉर्मेशन होता है लीवर में, और जो कि लीवर मेजर साइट है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का ड्यूरिंग फीटल स्टेज। ओके, मेजर साइट। इनके अलावा स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी, लिम्फ नोड्स में भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडल्ट में। ओके, हम अगर एडल्ट में बात करें तो जो लॉन्ग मैमेलियन बोन्स हैं उनके बोन मैरो में ब्लड का सिंथेसिस होता है ना। सो यहां पे कहां होगा? बोन मैरो। बोन मैरो भी दो टाइप का होता है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का अगर हम बात करें तो ये कहां होता है? लॉन्ग मैमेलियन बोन्स के का जो रीजन होता है, ये रीजन दोनों कहलाता है एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। और इसी एपिफाइसिस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो। यहां क्या प्रेजेंट होगा? रेड बोन मैरो। और ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक का, इसे कहते हैं हम डायाफाइसिस या कॉम्पैक्ट बोन। एपिफाइसिस को हम स्पॉन्जी बोन्स भी कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं डायाफाइसिस और कॉम्पैक्ट बोन। इसी डायाफाइसिस के मिडिल में इंडोस्टियम प्रेजेंट होगा, और इसी इंडोस्टियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे फैटी टिश्यू का लेयर, जिसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। इसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। नॉर्मली रेड बोन मैरो ही ब्लड सेल्स का सिंथेसिस करेगा, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस के दौरान अगर हेवी ब्लड लॉस हो गया बॉडी से,
तो उस दौरान ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट होता है रेड बोन मैरो में और ये करता है ब्लड का सिंथेसिस, ब्लड सेल्स का सिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसे हम लोग समझ गए। अब हम फिर बात कर रहे हैं किस चीज का, तो ब्लड सेल्स का, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। यहाँ पे नेक्स्ट इतना जानने के बाद अब हम शुरू कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, इनका दूसरा नाम एक और है, इसे हम कह सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, ये जो है अभी हम लोग नंबर देख चुके हैं। एक बात तो कह सकते हैं, पहला बात क्या कहें, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हम इसके शेप का बात करें तो शेप कैसा होगा रेड ब्लड सेल्स का। शेप और न्यूक्लियस का बात एक साथ करते हैं, शेप एंड न्यूक्लियस। इसका अगर हम बात करने जाएं तो ये बाइकनकेव एंड इन्यूक्लिएटेड होते हैं। किसमें, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। ठीक, इन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट बट ड्यूरिंग इट्स मैच्योरेशन और ग्रोथ न्यूक्लियस डिसअपियर्ड। ओके, so that's why we call it nucleated. It is proper word rather than saying it non-nucleated cells. Okay, so they are enucleated. ऐसा कहां होता है बाइकनकेव और इन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस वाला, तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि दो एक्सेप्शन है जिसमें जो इसका शेप है आरबीसी का वो ओवल होगा और न्यूक्लिएटेड होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही रहेगा एडल्ट में भी, मैच्योर्ड आरबीसी में भी। ये कहां होता है ऐसा, ऐसा होता है कैमल एंड लामा, इनमें। बाकी बर्ड्स का देख ले, एम्फीबियंस का देख ले, इन सभी जगहों पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में, और वैसा ही आपको यहां पे भी देखने को मिलता है, कैसा, कैमल और लामा में। ठीक है, इसके कलर का बात करें तो इसका कलर रेड होता है। कब, जब हम बहुत सारे सेल्स को ग्रुप में देखें, है ना, इन ग्रुप इसका कलर आपको कैसा दिखेगा, रेड दिखता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कंटेन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है ना, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस या रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी गैसेस के मेनली। चलिए, अब अगर हम इसको सिंगली देखें तो ये कैसा दिखेगा, येलो। येलो कब दिखा, जब हम इसको अकेले देखते हैं, सिंगली।
सिंगल आरबीसी को अगर हम देखें तो ये येलो दिखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसके नंबर पे। शेप हो गया, कलर हो गया, अब हम बात कर रहे हैं इसके नंबर पे। इसके नंबर पे अगर हम बात करें तो अभी हम देखें कि अप्रॉक्स आरबीसीज का नंबर कितना होता है। अप्रॉक्स 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब वहीं पे अगर हीमोग्लोबिन के नंबर का बात करें, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, सो लगभग 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 14 to 16 ग्राम हो सकता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, यहां तक हम बात कर लिए आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हीमोग्लोबिन एक बार में जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इसके हीम ग्रुप के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा, विद स्ट्रक्चर, आप इसको देख चुके हैं। स्ट्रक्चर अगर यहां देखते हैं तो कैसा हम दिखा सकते हैं कि अगर ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसके ये 4 पेप्टाइड्स हैं, ये 4 इसके पेप्टाइड्स हो गए, अल्फा और 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। इन सबके सेंटर में यहां क्या प्रेजेंट होगा, इसे हम थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए इसके बीच के इनको रिमूव करते हैं। यहां पे प्रेजेंट है इनके सेंटर में हीम ग्रुप। यहां इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, हीम ग्रुप। और ये जो हीम ग्रुप है इसमें होता है आयरन, और वो भी किसमें, +2 फॉर्म में, Fe+2 फॉर्म में। क्योंकि अगर ये Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बन जाता है तो ना ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा और ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। और ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन को बोलते हैं मिथेमोग्लोबिन। ओके, चलिए आयरन का ये जो हीम ग्रुप है बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, और वहीं अगर ये ग्लोबिन का ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, सो एन टर्मिनल के साथ ग्लोबिन प्रोटीन के एन टर्मिनल के साथ कौन बाइंड करता है, ग्लोबिन के एन टर्मिनल के साथ, ग्लोबिन के किसके साथ, एन टर्मिनल के साथ। एन टर्मिनल किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बाइंड्स विथ CO2। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन तो इसे हम कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर बाइंड कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ओके, चलिए सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप हैं तो 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। वहीं हम देख सकते हैं कि 1 2 CN और 4 इसमें एन टर्मिनल हैं चारों ग्लोबिन प्रोटीन के, सो 4 ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब नंबर के बाद हम बात कर रहे हैं कि
आरबीसी के अंदर क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है ना, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होने का बेनिफिट क्या है, आरबीसी में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होने से बेनिफिट क्या हो जाता है रेड ब्लड सेल को, कि इसमें मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, इसमें क्या आ जाएगा, मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, है ना, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें एकोमोडेट किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक सेल ऑर्गेनेल है, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एब्सेंस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बात करते हैं इसके बारे में कि कितना लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का, एक आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है। तो एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्स 120 डेज का होता है। आफ्टर 120 डेज ये क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन का मेजर साइट है स्प्लीन, ब्रेकडाउन इन स्प्लीन, और दैट्स व्हाई हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, चलिए अब एक हम थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी का बात करते हैं। ठीक है, अगर एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, इसे हम क्या कहते हैं, इरिथ्रो और डिक्रीज इन इसे कहेंगे पॉलीसाइथेमिया, और अगर डिक्रीज हो जाता है नंबर तो इसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, चलिए इसके बाद यहां पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शंस में हम देखेंगे सबसे पहला फंक्शन तो इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अभी हम डायग्राम में देखे थे ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, तो यहां लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, अब दूसरा इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, मेंटेन ब्लड पीएच, और इसको मेंटेन करने में एक जो मेजर एंजाइम रोल प्ले करता है वो कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम हमें पता है कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करके सबसे पहले H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाना, फर्दर सेम एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देता है H+ और HCO3- में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, और ये ही एंजाइम सेम रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी कंटिन्यू कर सकता है। ओके, सो इतना हमारा बात हो गया आरबीसी के बारे में। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। हो गया,
चलिए नेक्स्ट अब हमारा क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट, वो है WBC। नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? WBCs। अब WBC के बारे में बात करें तो इन्हें एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स। अगर WBC का नंबर ब्लड में इंक्रीज हो जाए, है ना, इंक्रीज इन नंबर हो WBC का, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एबनॉर्मली अगर WBC का नंबर बढ़ जाता है तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर अगर हो तो इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का मतलब क्या हुआ? ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया का मतलब है ब्लड कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि अगर WBC का नंबर घट जाता है ना, डिक्रीज इन नंबर, तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया। ओके। चलिए इतने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि WBC के सेल्स कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और चूंकि ये कलरलेस होते हैं तो इनको विजुअलाइज करने के लिए स्टेन करना पड़ता है। स्टेन फॉर विजुअलाइजेशन। ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं WBC का शेप क्या होगा। ये राउंड हो सकता है या अमीबॉइड हो सकता है। इसके बाद नंबर क्या है इतना? वही 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है। अब इतना सारा बात करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं। इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं। चलिए अब हम यहां पे इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे कैसे दो टाइप्स होते हैं या उनके साइटोप्लाज्म के बेसिस पे कैसे WBC दो टाइप के होते हैं, इन बातों को देखेंगे। ठीक है। सो टाइप्स का बात करें तो ये दो टाइप के होंगे। द फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स। And the next one is agranulocytes। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं तो इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ इसमें लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इसमें लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां क्या होगा? ए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होगा। या होमोजेनस भी कह सकते हैं इसे हम, है ना, साइटोप्लाज्म होगा। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे लोब्ड न्यूक्लियस का, तो यहां लोब्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लोब्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। अगेन ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं।
कौन कौन? सबसे पहला इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। इसके टाइप का अगर हम बात करें तो ये फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब चलिए, इनका एबंडेंसी का ऑर्डर अगर याद रखना है तो उसके लिए हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं। NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। NLM EB, इबोला वायरस, EB, NLM EB, यानी मोस्ट एबंडेंट WBC कौन है? न्यूट्रोफिल। कितना है? तो अब अप्रॉक्स 60 to 65%। नेक्स्ट lymphocyte 20 to 25%. M for monocytes and it is about 6 to 8%. E is eosinophils and it is about 2 to 3%. And B is for basophils and it is about 0.5 to 1%. ओके, अब चलिए, अब एक एक करके पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है ये कितना होगा? 4 to 8 आवर्स इन ब्लड, और यही अगर टिश्यू में एंटर कर जाता है तो कितना हो सकता है? 4 to 5 days इन टिश्यू। अब सबसे पहला जो ग्रेन्युलोसाइट है वो है इओसिनोफिल्स। इसमें हम बात कर रहे हैं इओसिनोफिल्स। इसके परसेंटेज कितने हैं? तो ये अप्रोक्स 2 to 3% ऑफ WBC होता है। न्यूक्लियस यहां कैसा है? बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड न्यूक्लियस हम कैसे रिप्रेजेंट करें? ये एक हेडफोन के जैसा स्ट्रक्चर हम बना के इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस कैसा? हेडफोन के जैसा एक न्यूक्लियस बना के बाइलोब्ड न्यूक्लियस हम दिखा दिए। अब इसे इओसिनोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिडिक डाई इओसिन के द्वारा इसे हम डाई करके विजुअलाइज करते हैं। ठीक, इसका फंक्शन का अगर बात करें फंक्शन क्या होगा इसका? इट इज एसोसिएटेड with allergic reactions and it resists infection and associated with allergic reactions, है ना? resist infection and associated with allergic reactions। ये लाइन जो है ये एनसीईआरटी का है, और इस लाइन का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ये इन्फेक्शन को कैसे रेसिस्ट करता है? ठीक, क्योंकि इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, and
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स like digestive enzymes and peroxidase ये सब यहां पे प्रेजेंट है। अब ये करता क्या है कि इओसिनोफिल जाकर किसी भी जो पैरासाइट है उसके बॉडी सरफेस पे अटैच हो जाएगा, है ना, अटैचेस विथ बॉडी सरफेस ऑफ पैरासाइट, अटैचेस विथ बॉडी सरफेस ऑफ पैरासाइट। फिर जब ये पैरासाइट के बॉडी सरफेस से अटैच हो जाता है तो वहां पे अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, इन एंजाइम्स को रिलीज करता है, रिलीज एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स के एक्शन के कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट। इसके कारण क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट। अब हम कह रहे हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड है। इससे कैसे एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज होता है ना, इसमें क्या होगा, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज, और इन प्रॉपर्टीज के कारण ये क्या करता है, ट्रीट करता है एलर्जी को, ट्रीट एलर्जी, एलर्जी जैसे हे फीवर, अस्थमा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी। ओके, तो यहां पे हमारा इओसिनोफिल कंप्लीट। नेक्स्ट जिसका हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, बेसोफिल। इसमें एक और फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे अभी स्पेस का कमी है, यहां पे हम इसका एक और फंक्शन लिख देते हैं, ये क्लॉट बस्टर का भी काम करता है। ये क्या करता है, डिजॉल्व करता है ब्लड क्लॉट। ठीक, तो दो फंक्शन हो गए इसके, एक तो इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से, दूसरा एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट कर रहा है एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज के कारण, और तीसरा ये ब्लड क्लॉट को भी डिजॉल्व करता है। ठीक है, चलिए अब इओसिनोफिल्स के बाद अब हम अगले टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स पे चलते हैं, और वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स टोटल डब्ल्यूबीसीज का कितना होता है, 0.5 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक, इसे हम एक बेसिक डाई के साथ स्टेन करके देख सकते हैं, इस कारण से ये बेसोफिल्स कहलाते हैं। दूसरा, इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, ट्राइलोब्ड, और ट्राइलोब न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली एक ई लेटर लिख सकते हैं, ई लेटर लिख सकते हैं। ओके, ये इसका ट्राइलोब न्यूक्लियस हो गया। इसके फंक्शन का बात करें तो सबसे पहला ये कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, जैसे मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, सिक्रीट सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का काम होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन करने का, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी कि ये ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा।
अगर सीरोटोनिन एक्ट किया तो ये ब्लड वेसल का डायमीटर नॉर्मल से कम हो गया। नेक्स्ट है हिस्टामीन। ये क्या काम करता है? वैसोडाइलेटर का मतलब क्या है कि ये जब एक्ट करेगा तो ये ब्लड वेसल के डायमीटर को नॉर्मल से इंक्रीज कर देगा। यहां डायमीटर इंक्रीज हो गया। तीसरा है हिपेरिन। हिपेरिन क्या काम करता है? ये एंटी कोगुलेंट का काम करता है। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड वेसल्स के इनसाइड ये हिपेरिन जो लिवर से सिक्रीट होता है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। यही कारण है कि जब हम डायलिसिस करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उस ब्लड में पहले जैसे ही बॉडी से बाहर निकालते हैं, हम अपने आर्टरी से बाहर निकालते हैं ब्लड उस पेशेंट के, उसमें हिपेरिन ऐड करते हैं ताकि वो ब्लड क्लॉट नहीं हो बॉडी से बाहर। ओके, चलिए दूसरा हम बात कर रहे हैं क्या कि इसका एक और काम है। क्या काम है? ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामिन, है ना, पार्टिसिपेट्स इन इन्फ्लामेटरी reactions, participates in inflammatory reactions. क्यों? Because of histamine. ओके, सो ये हमारा है बेसोफिल्स। नेक्स्ट जो ग्रेन्युलोसाइट है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को एक खास नाम दिया जाता है। न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं पीएमएनएल। पीएमएनएल का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, है ना। सी कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स का क्या नाम है? पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके, क्यों है? नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ इट्स न्यूक्लियस। ओके, क्यों कहते हैं पीएमएनएल? बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियस शेप। ओके, न्यूट्रोफिल्स टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना होगा? 60 to 65% ऑफ WBC। ठीक, आफ्टर दैट इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होता है? मल्टी लोब्ड। न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। यहां हम दिखा सकते हैं न्यूक्लियस को कैसे ये मल्टी लोब्ड होंगे। सो अगर हम ऐसे दिखा दें तो ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर दे। ओके, फंक्शन का बात करते हैं। सो इसमें जो फंक्शन होता है वो फैगोसाइटिक होता है ना। फंक्शन फैगोसाइटिक इन नेचर। ओके, अब फैगोसाइटिक इन नेचर है तो क्या हो? प्रेजेंट तो है ब्लड में। ब्लड से ये क्या करता है? कैपिलरी वॉल के थ्रू स्क्वीज आउट करेगा, है ना। स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरी वॉल। स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरी वॉल कहां गया? स्क्वीज आउट करके टिश्यू फ्लूइड में, है ना। मोप्सिन टिश्यू फ्लूइड,
फिर टिश्यू फ्लूइड से कहां जाएगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन तक, साइट ऑफ रिचेस, साइट ऑफ इन्फेक्शन, और वहां जाकर फैगोसाइटोज कर लेगा किसको, जो पैथोजेंस हैं उनको, है ना, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा, जो पैथोजेंस होगा उनको ये फैगोसाइटोज करेगा, है ना, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन के अलावा ये सेल डेब्रिस का भी काम कर सकता है, ठीक, सेल डेब्रिस को भी डाइजेस्ट कर सकता है, अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस है उनको डाइजेस्ट कर सकता है। यहां पे एक बात ध्यान देंगे कि ये कैपिलरी वॉल से स्क्वीज कर रहा है, टिश्यू फ्लूइड में जा रहा है, मूव्स इन टिश्यू फ्लूइड में चला जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड से मूव करके ये साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच रहा है। सो ये जो पार्ट है इनको एक, इस प्रोसेस को एक खास नाम देते हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज डायापेडेसिस। इट इज टर्म्ड एज डायापेडेसिस। ओके, सो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, चलिए, आफ्टर ग्रेन्युलोसाइट्स वी मूव ऑन टू ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इनका अगर लाइफ स्पैन देखें तो दोनों का डिफरेंट होता है, ठीक, लाइफ स्पैन अगर हम देखें सो मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन अप्रॉक्स 10 to 20 आवर्स का होगा, और वहीं अगर हम लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन देखें तो ये फ्यू डेज टू ईयर्स का हो सकता है। ओके, फ्यू डेज टू ईयर्स का इनका हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बॉडी ऑफ दिस सेल्स, इन सेल्स का बॉडी को कितना जरूरत है इस पे, है ना, सो डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ बॉडी, डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ बॉडी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले मोनोसाइट्स का। ओके, तो जो सबसे पहला ग्रेन्युलोसाइट अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोनोसाइट्स। ये टोटल 6 to 8% ऑफ WBC होते हैं। इनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, इनका न्यूक्लियस हॉर्स शू शेप्ड और इसे हम कह सकते हैं किडनी बीन शेप्ड, राजमा के जैसा, किडनी बीन शेप्ड। ओके, नेक्स्ट, ये जो है मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC होता है, मतलब सबसे बड़े साइज का WBC कौन है, सो मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC। इसके फंक्शन का बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल न्यूट्रोफिल के जैसा है। ओके, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और एक्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स, लाइक न्यूट्रोफिल्स। ओके, अब अगर ये मोनोसाइट्स टिश्यू में इंटर कर जाते हैं, क्योंकि
ये भी डायपेडेसिस कर सकता है। डायपेडेसिस करके टिश्यू में जाके रहने लगा तो वहां क्या कहते हैं इसे, इंटर इन टिश्यू, और वहां इसे कहते हैं मैक्रोफाजेस और हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियो क्यों? बिकॉज इट रिजाइड्स इन द टिश्यू, हिस्टियोसाइट्स। ओके, सो ये हमारा हो गया मोनोसाइट। इसके न्यूक्लियस का शेप अगर देखिए तो ये कैसा आपको दिखेगा, रफली इस शेप का इसका आपको न्यूक्लियस दिखेगा, हॉर्स शू शेप्ड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना हो सकता है, 22-23% ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके, फिर इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला बी लिम्फोसाइट, और नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट एंड नेक्स्ट वन इज टी लिम्फोसाइट। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो आपको लार्ज और राउंड ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से, इसके कुछ बल्जिंग पार्ट के बेसिस पे। और यहीं पे अगर हम इसके न्यूक्लियस को देखें तो ये कैसा होगा, लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स रोल प्ले करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे? एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके। ओके, ये क्या काम करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड्स सेल्यूलर इम्यूनिटी, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी पर्सन में तो वहां कौन रोल प्ले करेगा, टी लिम्फोसाइट्स। इसके और भी फंक्शंस होते हैं। अब एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करना चाहें तो एज पर एनसीईआरटी हम क्या कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। इन दोनों को लाइंस को एक साथ अगर एनसीईआरटी का लाइन अगर आपके नीट में आता है तो आप क्या आएगा वहां, विच डब्ल्यूबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। तो आप लिख देंगे लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर immune responses of the body ओके, यहां हमारा WBC कंप्लीट होता है। नेक्स्ट
बात करेंगे कि क्या है नेक्स्ट प्लेटलेट्स। Platelets. Platelets are also called thrombocytes. Thrombocytes. अब अगर थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर बढ़ जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, और नंबर अगर कम हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है अगर इंजरी होता है, कट लगता है तो। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ओके, अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के कारण ग्रुप ऑफ क्लॉटिंग डिजॉर्डर हो सकते हैं, ठीक, ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, और दैट ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज इज कॉल्ड परप्यूरा। ओके, सो यहां भी एक टर्म ध्यान रखना है, परप्यूरा। ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिजीज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इतना के बाद कि अब इनके कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो कॉमन कैरेक्टर्स के लिए सबसे पहला बात हम कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट सेल फ्रैगमेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट। यहां भी हेमोग्लोबिन एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कलरलेस। अब ये कंप्लीट सेल नहीं होता है, ये क्या होता है, सेल फ्रैगमेंट। ये क्या होता है, सेल फ्रैगमेंट होता है। सेल फ्रैगमेंट के कारण क्यों होता है, क्योंकि ये एक जिस सेल से फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट और सेल फ्रैगमेंट। और किस शेप का, राउंड और ओवल शेप का हो सकता है, ठीक, ये कैसा हो सकता है, राउंड और ओवल हो सकता है। ओके, फॉर्म कौन करता है इसे, फॉर्म्ड बाय मेगा कैरियोसाइट। अब कैसे कि अगर हम देखते हैं कि यहां अगर ये एक मेगा कैरियोसाइट सेल है, सो इसका न्यूक्लियस है, और यहां से पिंच ऑफ होकर क्या होता है, लगातार जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। अब यही सेल, तो इसका न्यूक्लियस तो यहां रह गया। अब इससे टाइम एंड अगेन जो पिंचिंग ऑफ होगा इनके सेल्स का, यही क्या फॉर्म कर लेंगे, प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं क्या कि न्यूक्लियस तो कहां रह गया, मेगा कैरियोसाइट में रह गया, इसलिए इनमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इतने के बाद इसके नंबर का, नंबर इसका 1.5 टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ओके, अगेन अब हम इसको
लाइफ स्पैन कितना होगा इसका? अबाउट 1 वीक। ओके, और ये भी आरबीसी के जैसे ही कहां डिस्ट्रॉय होगा? स्प्लीन और लिवर में। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लिवर। ओके, इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो क्या बात करेंगे? सबसे पहला फंक्शन ये काम करता है कि कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। साथ ही साथ प्लाज्मा में जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर्स इन प्लाज्मा। इसके कारण क्या होगा? आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस फाइब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन थ्रेड। जो क्लॉट बनता है उस क्लॉट का मेजर मास भी यही फॉर्म करता है। सो फॉर्म मेजर मास ऑफ क्लॉट। ओके, सो ये बात हमारे हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। यहां पे अब ब्लड टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।